आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रमानुसार महाकवि पद्माकर के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पद्माकर प्रकृति की सर्वविदित रमणीय शोभा से आच्छादित विंध्याचल के हृदय प्रदेश सागर नगर में पैदा हुए थे, इसलिए उनके काव्य में प्रकृति चित्रण स्वाभाविक है। वैसे भी प्रत्येक भावुक एवं संवेदनशील कवि प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहता है और प्राकृतिक उपादानों को अपने काव्य की सामग्री के रूप में अपनाता है। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार वर्णन के विविध प्रसंगों में प्रकृति के अनेक दृश्य उपस्थित किए हैं। इस काल की काव्य परंपरा का अनुसरण करने से भी पद्माकर ने प्रकृति चित्रण के द्वारा विविध श्रृंगारिक रूपों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण विशेष रूप से उद्दीपन रूप में किया है, लेकिन पद्माकर ने स्फुट मुक्तक काव्य में प्रकृति चित्रण को सीमित न रखकर उनका आलंबन और उद्दीपन के साथ साथ अलंकृत रूप भी चित्रित किया है। इस कारण उनके काव्य में प्रकृति चित्रण मुख्य रूप से तीनों ही रूपों में आया है। आलंबन रूप में श्रृंगार वर्णन एवं ऋतु चित्रण के प्रसंगों में पद्माकर ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है। उन्हें बसंत, वर्षा और शरद ये तीन ऋतुएं बड़ी विशेष प्रिय थी और इसीलिए उन्होंने इन तीनों का ही व्यापकता से अपने काव्य में चित्रण किया है। पद्माकर के ऋतु वर्णन में अत्यधिक सूक्ष्मता और कोमलता है। उसमें लताओं, वृक्षों, पक्षियों आदि का बड़ा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण हुआ है। चित्रमयता एवं नाद सौंदर्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मानवीकरण एवं मनोभावों की अभिव्यंजना भी उनके चित्रों में पर्याप्त रूप से मिलती है। रीतिकालीन अन्य कवियों के समान पद्माकर ने भी वियोग श्रृंगार के वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन रूप दिखाया है। बसंत की बहार, वर्षा की रिमझिम, शरद की मनभावनी चांदनी की छटा और फागोत्सव की रंगीली शोभा नायिका की विरह व्यथा को किस प्रकार तीव्र करती रहती है, इसका मार्मिक एवं अनुभूति में चित्रण पद्माकर के काव्य में देखने को मिलता है। विरहिणी नायिका के लिए प्रत्येक ऋतु बड़ी संतप्त करने वाली होती है और कृष्ण के प्रेम में निमग्न गोपियां व्यथित दिखाई देती हैं। इस कारण वे बसंत की विकसित शोभा तथा प्रकृति को कोसती हैं। किंशुक की लाल डालियां उन्हें अंगार के पुंज की भांति प्रतीत होती हैं। पलाश के वन उनके हृदय में आग लगाते हैं। कोयल की कूक उनके हृदय में हूक जगाती है। इस प्रकार से पद्माकर ने प्रकृति का उद्दीपन रूप दर्शाया है। पद्माकर ने रीतिकालीन काव्य परंपरा के अनुसार प्रकृति चित्रण में अलंकारिक शैली भी अपनाई। अनुप्रास और यमक अलंकारों में उन्होंने प्रकृति के अनेक शब्द चित्र उपस्थित किए हैं। अर्थालंकारों में भी प्रकृति के सजीव रम्य दृश्य चित्रित किए हैं। पद्माकर ने प्रकृति को स्वयं अनुराग की मूर्ति माना है और उसे प्रणय की साकार प्रतिमा अभिहित किया है। उन्होंने प्रकृति को मस्ती से परिपूर्ण एवं प्रेम की उन्मादकारी शक्ति के अधिष्ठान रूप में चित्रित किया। साथ ही नए आनंद की क्रीड़ा में निमग्न परम आह्लादक वातावरण से युक्त तथा मानव के प्रेम व्यापारों के उद्दीपन एवं आलंबन दोनों प्रकारों में चित्रित किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि पद्माकर के एक ही छंद में प्रकृति के विविध रमणीय एवं मनमोहक दृश्य अलंकृत रूप में उपस्थित हो जाते हैं। पद्माकर द्वारा चित्रित प्राकृतिक सुषमा संपन्न एक वन कुंज का रमणीय, सजीव, प्रेमोन्मादक एवं सम्मोहक दृश्य उनकी पंक्तियों में देखने को मिलता है, जिनमें एक दूती किसी प्रणयिनी को निश्चिंत भाव से चलने का निमंत्रण दे रही है और साथ ही इससे यह संकेत भी करती है कि वह उपवन ऐसा रमणीय एवं मादक है कि वहां जाने पर प्रेम भावना स्वाभाविक ही उदय और विकसित हो जाती है। कहा है, कदम अनार आम अगर अशोक थो, लतनी समेत लोने लोने लागी भूमि रहे, फूली रहे, फली रहे, फैली रहे, कांपी रहे, झांपी रहे, झाली रहे, झुकी रहे, झूमी रहे। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में वर्णित प्रकृति के नाना उपादानों में स्वयं एक आनंद है, एक अनोखी अलंकृति एवं मानवीकरण की वृत्ति है। पद्माकर ने वृंदावन की गलियों, वहाँ के सरोवरों, ताल और तमाल के वृक्ष, कदम के कुंजों, यमुना के निर्मल किनारों, पूनम की रात की चांदनी आदि के चित्रण में
प्रकृति के मनोरम बिंब उपस्थित किए हैं। ऐसे स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का नाद सौंदर्य साकार हो उठता है और बीच बीच में यमक की शब्द मैत्री तथा अनुप्रास की वर्णावृत्ति भी प्राकृतिक दृश्यों के शब्द चित्र उद्दीप्त करने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पद्माकर के काव्य में प्रकृति के व्यापक, कोमल और मनोरम चित्र उकेरे गए हैं। वस्तु वर्णन, दृश्य वर्णन, प्रकृति के चित्रात्मक बिंबों का आकलन उन्होंने बड़ी तन्मयता से किया है। अनेक ऐसे चित्र सजीव एवं साकार हो उठे हैं, जिनसे उनके काव्य का श्रृंगार वर्णन अनुभूतिमय एवं रागात्मक तत्वों से सुसज्जित दिखाई देता है। उनके प्रकृति चित्रण द्वारा ऐसा मनमोहक, प्रेमोत्पादक वातावरण निर्मित हुआ है कि जिससे प्रेम का सम्यक उद्दीपन और विकास हो सकता है। परंतु प्रकृति वर्णन के ऐसे अंश पद्माकर के काव्य में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। वे जितने भी मिलते हैं उतने ही पाठकों की भावनाओं को उल्लासित करने में पर्याप्त समर्थ। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन सब में इन्हीं विशेषताओं को देखेंगे। पहला पद है, आई हो खेलन फाग इहा वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने, त्यों पद्माकर गावती गीत रिझावती हाव बताई नवीने, कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने, छोटी सी छाती छुटी अलके अति बेस की छोटी बड़ी परबीने। प्रस्तुत अवतरण है यह श्रृंगार विलास एवं राधा के रूप सौंदर्य से संबंधित है। इसमें पद्माकर ने राधा का फाग खेलने के लिए आने का वर्णन किया गया है। पद्माकर कवि कहते हैं, आई हो खेलन फाग यहाँ वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने। सखी संग अर्थात अपने सहेलियों के साथ, और वृषभानुपुरी अर्थात अपने पिता वृषभानु की नगरी से। तो राधा कहती है कि मैं यहाँ गोकुल में अपने पिता वृषभानु की नगरी से अपनी सहेलियों को साथ लेकर के फाग अर्थात होली के उत्सव पर खेला जाने वाला फाग उत्सव के लिए अर्थात फाग खेलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। त्यों पद्माकर गावती गीत रिझावती हाव बताई नवीने। हाव अर्थात शारीरिक विलास चेष्टाएं और रिझावती अर्थात रिझाती हैं। गावती गीत अर्थात फाग के गीत गाती हैं और नवीने नए नए। कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि राधा तथा उसकी जो सखियां हैं वे होली के उत्सव पर फाग खेलने के लिए मधुर गीत गाती हैं और उस समय अनेक नई नई शारीरिक क्रियाएं अर्थात श्रृंगार चेष्टाएं प्रदर्शित करती हुई सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, सभी को अपनी ओर लुभाती हैं। कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने। कंचन की अर्थात सोने की, पिचकी अर्थात पिचकारी को, और कर में लिए अर्थात हाथ में लेकर के, केसरी के रंग सो अंग भीने। केसरी अर्थात केसर के रंग से, अंग भीने अर्थात अंग है वो भीने अर्थात भीग कर सुगंधित हो जाना। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जब वे फाग खेलने के लिए अपनी सहेलियों के साथ मधुर गीतों को गाते हुए नई नई शारीरिक श्रृंगारिक चेष्टाएं करते हुए सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उस समय उनके हाथों में सोने की पिचकारी है अर्थात वे अपने हाथों में सोने की पिचकारी लिए हुए आई हैं और केसर के रंग के समान उनका जो शारीरिक सौंदर्य है वह बड़ा ही केसर के रंग के समान कांतिमय और सुगंधित है। अर्थात कवि का भाव यह है कि स्वर्णिम आभा वाला जो राधा का शारीरिक सौंदर्य है वह बड़ा ही आकर्षक दिखाई दे रहा है, ताकि सोने की पिचकारी उनके हाथ में है और केसर के रंग के समान उनका जो स्वर्णिम आभा वाला जो शारीरिक सौंदर्य है वह बड़ा ही कांतिमय और केसर की सुगंध से सुगंधित है और बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। छोटी सी छाती छुटी अलके अति बेस की छोटी बड़ी परवीने। अलके अर्थात बाल, केश राशि, और बेस का अर्थ यहाँ पे है अवस्था या आयु, और परवीने का अर्थ है चतुर। कवि कहते हैं कि राधा के छोटे से हृदय स्थल पर उनके बाल बिखरे हुए हैं और वह अति बेस की छोटी अर्थात कि वह बड़ी छोटी अवस्था की अर्थात छोटी आयु की अर्थात वह बहुत छोटी है, लेकिन बड़ी परवीन अर्थात की लेकिन बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक है। यहाँ पर अल्पायु राधा के रूप सौंदर्य का
उनकी शारीरिक कांति का यहाँ पे बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। और होली के उत्सव पर फाग खेलने का वर्णन होने से इसमें राधा के श्रृंगार विलास की व्यंजना की गई है। और इस पद में अनुप्रास, काव्यलिंग एवं परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह एक सवैया छंद है। परिकर अलंकार वहाँ होता है जहाँ विशेषण का प्रयोग साभिप्राय किया जाता है, वहाँ परिकर अलंकार होता है। साभिप्राय से यहाँ पे आशय यह है कि प्रसंग में विशेष रूप से सार्थक होता है। अर्थात यहाँ पे जो फाग खेलने का जो प्रसंग है और उसमें छोटी आयु की जो राधिका है उसका जो शारीरिक सौंदर्य है उसका जिस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया है, जिस अभिप्राय से, वह बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अलंकारिक रूप से चित्रित किया है। अगला पद देखते हैं। ऐसी न देखी सुनी सजनी, घनी बाढ़त जात वियोग की बाधा, त्यों पदमाकर मोहन को तब ते, कल है न कहूँ पल आधा, लाल गुलाल घला घल में, दृग ठोकर दे गई रूप अगाथा, के गई चेटक सी मन ले गई राधा। इस अवतरण में पद्माकर ने वियोग वर्णन अर्थात श्रृंगार रस से संबंधित यह पद है और इसमें एक गोपी के द्वारा श्री कृष्ण की वियोग व्यथा का और राधा की रूप माधुरी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। वह इस प्रकार है कि ऐसी न देखी सुनी सजनी, घनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। सजनी यहाँ पे सखी को कहा गया है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि वह गोपी जो राधा के वियोग में व्यथित श्री कृष्ण है उनकी दशा देख करके आती है और राधा के समक्ष इस प्रकार उनकी व्यथा को प्रकट करती है अर्थात बताती है कि वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि किसी के वियोग में इस प्रकार की बढ़ती हुई जो विरह व्यथा है कि वह मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही मैंने कहीं सुनी है। क्यों पद्माकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा। कवि पद्माकर वर्णन करते हुए कहते हैं, कल का अर्थ है चैन या शांति। इस प्रकार वर्णन करते हैं कि राधा से बिछुड़ने पर श्री कृष्ण को आधे पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा है। लाल गुलाल घला घल में, दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा। यहाँ पे घला घल का अर्थ है ढेर सारा और दृग अर्थात आंखें और अगाधा का अर्थ है असीमित, गहरा। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि लाल रंग की गुलाल के ढेर में अगाध रूप संपन्ना राधा अपनी आँखों की ठोकर मार करके चली गई है और जिससे वह जो गुलाल है वह सर्वत्र अर्थात चारों ओर उड़ करके फैल गया है। अर्थात कि चारों ओर गुलाल ही गुलाल दिखाई दे रहा है, गुलाल ही गुलाल व्याप्त हो गया है। अर्थात कि श्री कृष्ण का जो शरीर है वो शरीर के सभी जो अंग हैं वे राधा के गुलाल रूपी प्रेम के रंग से रंजित हो गए हैं। के गई चेटक सी मन ले गई राधा। तो यहाँ पे के गई और ले गई यहाँ इनकी बार बार पुनरावृत्ति से श्री कृष्ण की जो विरह व्यथा है उसका यहाँ पे अतिशय वर्णन किया गया है कि राधा यहाँ से क्या गई कि वह तो श्री कृष्ण के मन को चेटक सी अर्थात जादू टोने के समान श्री कृष्ण के मन को जैसे जादू टोना करके वशीभूत करके अपने साथ उसको लेकर के चली गई है अर्थात उस श्री कृष्ण के मन को चुरा कर ले गई है, हरण कर करके ले गई हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की जो विरह व्यथा है अर्थात उनको चैन नहीं है उस दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है और नायिका राधा ने नायक श्री कृष्ण के मन का हरण कर लिया है और यह भी कैसे, एक जादू के समान। और इससे यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया गया है। तो इस अवतरण में अनुप्रास, यमक, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है और यह एक सवैया छंद है। अगला पद देखते हैं। फहरे निशान दिशान जाहिर, धवल दल बक पंत से, हय हियनी हर्षित बीर पर, फूले फिरत रति कंत से, बल के सवार सपूत अति, मजबूत नद से उमड़ के, अरि अरि ओरे सी परे, घन घोर गोली घुमड़ के।
कवि पद्माकर द्वारा रचित प्रकृति वर्णन से संबंधित यह पद है और इसमें वर्षा ऋतु का बड़ा ही रूपकात्मक वर्णन किया गया है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि फहरे निशान दिशान जाहिर धवल दल बक पंत से। निशान का अर्थ होता है ध्वजाएं और दिशान अर्थात दिशाओं में, और धवल का अर्थ होता है सफेद, और बक पंथ का अर्थ है बगुलों की पंक्तियां। कवि पद्माकर इस प्रकार वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु को सेना का रूपक देते हुए कहते हैं कि सभी दिशाओं में वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है और उस सेना के जो ध्वजाएं हैं वे चारों ओर फहर रही हैं, जो कि बगुलों की पंक्तियों की भांति सफेद दिखाई दे रही हैं। अर्थात कि जो बगुलों की जो सफेद पंक्तियां ही वर्षा के निशान है। हय हियनि हरसित बीर पर फूले फिरत रति कंत से। है अर्थात है का अर्थ है घोड़ा, और बीर बर अर्थात जो श्रेष्ठ योद्धा होते हैं। रति कंत अर्थात कामदेव को कहा गया है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जो हृदय रूपी जो घोड़े हैं वे बड़े प्रसन्न होकर हियनि अर्थात हिनहिना रहे हैं और कामदेव के समान श्रेष्ठ वीर घूम रहे हैं। तो घोड़ों के सवार सैनिक नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं। बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ के। बल अर्थात शक्तिशाली, बल के सवार सपूत अति अर्थात कि बल से घोड़ों पे जो सवार सैनिक हैं वे मजबूत नद से उमड़ के, कि वे बड़े ही शक्तिशाली नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है वे घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ कर छा रही हैं, जो कि अपने शत्रुओं की ओर अरि अरि ओरे सी परे घनघोर गोली घुमड़ी के। इस प्रकार वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है वह घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ कर छा रही है, जो कि शत्रुओं की ओर, अरि का अर्थ है शत्रु और एक अरि का अर्थ, दूसरे अरि का अर्थ यहाँ पे उनकी ओर, उनकी तरफ, ओरे से ओलों के समान। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि इस प्रकार वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है वे घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ कर छा रही है, जो कि शत्रुओं की ओर ओलों के समान, ओलों की भांति अर्थात ओले रूपी गोलियां उन पे बरसा रही हैं। यहाँ पे भाव यह है कि वर्षा ऋतु के आने पर जो प्रिय जन है उनके हृदय हर्षित हो जाते हैं, उल्लसित हो जाते हैं और चारों ओर श्रृंगारिक भावनाएं विलसित होने लग जाती हैं। तो वर्षा काल में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं और कभी ओलों की वर्षा भी करते हैं, कभी नदी नालों में उफान आ जाता है और जल प्रवाह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार सेना का रूपक यहाँ पे दे करके वर्षा ऋतु सेना के युद्ध प्रयाण के समान शत्रु पक्ष पर प्रहार करती हुई यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे सेना के प्रयाण एवं वर्षा ऋतु की प्रकृति का एक श्लिष्ट अर्थात श्लेष के रूप में यहाँ पे बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रास एवं सांग रूपक अलंकार यहाँ पे आया है और यह एक सवैया छंद है।